बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ दोनों प्रिय उनके मंत्री हैं, नेता हैं और सहयोगी भी रहे हैं, आज से नहीं। हालांकि ये अशोक चौधरी तो कांग्रेस से थे, बाद में फिर इधर आए हैं जी। लेकिन अभी जो स्थिति है वैसे स्थिति में अब चुनाव प्रचार करने के लिए किसके तरफ जाएंगे और नीतीश जी किसका प्रचार करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो महेश्वर हजारी हैं उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस चुनाव प्रचार में नहीं रहूँगा। लेकिन अशोक चौधरी जो हैं उनकी बेटी हैं यहाँ पे, और उनकी जो बेटी हैं पूर्व IPS कुणाल जी की बहू हैं। तो वैसे स्थिति में मुझे लग रहा है कि नीतीश जी निश्चित रूप से शांभवी के का ही प्रचार करेंगे। और वहाँ पे पिछले अगर 2009 की बात करें तो आपने देखा होगा 2009 का रिजल्ट जो था, महेश्वर हजारी वहाँ से सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र में उनका होल्ड रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से शांभवी का ही प्रचार करेंगे, NDA का ही प्रचार करेंगे। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शांभवी का पलड़ा भारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, बिहार में लगातार गहमा गहमी राजनीति में बढ़ती जा रही है, खास करके 2024 लोकसभा में। समस्तीपुर लोकसभा ऐसा सीट है जहां पर दो मंत्री के बेटा और बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ एक ही जदयू के हैं दोनों मंत्री। हम बातचीत करेंगे, राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, समस्तीपुर में इस बार गहमा गहमी तेज हो गई है, दो मंत्री के बेटा बेटी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ही है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ दोनों प्रिय उनके मंत्री हैं, नेता हैं और सहयोगी भी रहे हैं, आज से नहीं। हालांकि ये अशोक चौधरी तो कांग्रेस से थे, बाद में फिर इधर आए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वैसे स्थिति में अब चुनाव प्रचार करने के लिए किसके तरफ जाएंगे और नीतीश जी किसका प्रचार करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो महेश्वर हजारी हैं उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस चुनाव प्रचार में नहीं रहूँगा। लेकिन अशोक चौधरी जो हैं उनकी बेटी हैं यहाँ पे, और उनकी जो बेटी हैं पूर्व IPS कुणाल जी की बहू हैं। तो वैसे स्थिति में मुझे लग रहा है कि नीतीश जी निश्चित रूप से शांभवी के का ही प्रचार करेंगे। और वहाँ पे पिछले अगर 2009 की बात करें तो आपने देखा होगा 2009 का रिजल्ट जो था, महेश्वर हजारी वहाँ से सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र में उनका होल्ड रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से शांभवी का ही प्रचार करेंगे, NDA का ही प्रचार करेंगे। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शांभवी का पलड़ा भारी है, NDA का पलड़ा भारी है। और लेकिन थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। महेश्वर हजारी अगर उनके पुत्र चुनाव हारते हैं तो उन्हें थोड़ा तकलीफ तो होगी ही, लेकिन फिर भी अब राजनीति है, पार्टी में हैं, तो जो पार्टी का गाइडलाइन है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हैं, बार बार लालू यादव, तेजस्वी यादव पर उंगली उठाते हैं, और जिस तरह से उनके ही पार्टी के दो बेटा बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर पार्टी पर पड़ेगा, या फिर वो अपने मंत्री को कुछ कहे होंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। देखिए, परिवारवाद का जो मसला है, अभी जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही, मेरा अपना मानना है कि अब ये कोई मसला नहीं रहा। इस पर चर्चा का ये कोई विषय ही नहीं है। कौन सी पार्टी कहेगी कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार परिवारवाद पर, लालू प्रसाद या अन्य नेताओं पर जो हमला कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या एक नहीं दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र और पुत्री को चुनाव में टिकट दिया गया है और वो लोग हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? तो ये अब कोई मसला नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पर कोई, ठीक है, वो सियासी मसला है। नीतीश जी भी लालू परिवार पर हमला करते रहते हैं या परिवारवाद के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं, लेकिन अब तो उनके सामने हो रहा है ना, सामने हो रहा है, तो इस पर क्या बोलेंगे वो? तो ये सिर्फ मंच पर बोलने की बात है, आप बोलेंगे, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ रही है। तो परिवारवाद की सभी पार्टी में ये स्थिति बनी हुई है, और चाहे वो JDU हो, RJD हो, कांग्रेस हो, भाजपा, सपा, बसपा, किसी भी कोई ऐसा पार्टी इससे अछूता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बोलने के लिए है, लेकिन अगर धरातल पे आप देखेंगे तो सभी पार्टियां, या यूँ कहें सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और कारण उसका है पप्पू यादव। एक तरफ बीमा भारती, संतोष कुशवाहा, बीच में पप्पू यादव। क्या त्रिकोणीय मामला जो हो रहा है, कौन निकलता नज़र आ रहा है,
कौन किसको नुकसान होगा इसका? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला तो पहले था जी अभी जो वर्तमान स्थिति है, आज तक की अगर स्थिति देखी जाए, त्रिकोणीय अब नहीं रहा। आरजेडी ने एक बहुत बड़ी गलती की। अगर पप्पू यादव को टिकट मिल गया होता कांग्रेस से तो निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा को मुश्किल होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव के साथ जो खेल हुआ वो सब लोगों ने देखा और इसका सहानुभूति वोट भी पप्पू यादव को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि तेजस्वी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रखे हैं कि भैया अगर आप मुझे नहीं तो इनको भी वोट मत करो, पप्पू को भी वोट मत करो, आप उधर भारतीय जनता एनडीए को वोट कर दो। लेकिन वहाँ की जो जनता है और पप्पू यादव वहाँ से सांसद रहे हैं, एक बार नहीं कई बार वो सांसद रहे हैं और वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं पप्पू यादव, इससे कोई दो राय नहीं है। तो उनके कैडर के लोग हैं, खासकर यादव बहुल्य जो मतदाता हैं उसमें पप्पू यादव ने सिंधमारी की है और ये तेजस्वी के लिए चिंता का विषय है। अगर और अभी तक की जो स्थिति है, जो रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच सीधा मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश तेजस्वी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है पप्पू यादव रेस में है। और मुझे लगता है कि अगर देखिएगा 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो आप देखिएगा पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में ही होगा। तीसरे नंबर पर आरजेडी के प्रत्याशी जो बीमा भारती हैं वो होंगी। बीमा भारती को आप तीसरे नंबर पर बता रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पर लगभग 2 से 3 दर्जन विधायक के साथ वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, घूम घूम कर रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काफिला का काफिला चल रहा है वहाँ पर। देखिए, मेरा कहना है कि 2 दर्जन 3 दर्जन पूरा अगर आरजेडी ही वहाँ कैंप कर ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो मतदाता है क्या तेजस्वी यादव के कहने पर वोट करेंगे क्या? क्योंकि पप्पू यादव के साथ जो स्थिति बनी, एक तरफ उन्हें कह दिया गया कि भैया आप तैयारी करो, वो बेचारे तैयारी भी करते रहे, उनकी पार्टी का भी विलय हो गया, तो उनका तो सब कुछ गया और बाद में टिकट भी नहीं दिया गया। तो जो उन्हीं के कौम के हैं, जो उन्हीं के बिरादरी के हैं, वो थोड़ी खुश हैं। वो भी खुश नहीं है लालू यादव या तेजस्वी यादव के इस फैसले से। तो जो यादव हैं वो लोग भी नाराज हैं कि ठीक है, तो वो फिर बीमा भारती को वोट नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 25% भले ही आरजेडी के जो कट्टर कैडर हैं वो कर दें बीमा भारती को, लेकिन यादव ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे पप्पू यादव के साथ हैं। आप देखिए ना, उनकी रैली को देखिए और उनके जो आसपास अगर वो वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके आसपास कौन लोग हैं, बिल्कुल ये तो देखने की बात है। और बीमा भारती जब जा रही हैं प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो उनके पास कौन है? तो सामने देखने की बात है ना, दिख रही है। तो वो है उनके पास जो है, प्लस जो पहले से वहाँ राजनीति करते रहे हैं तो उनके लोग उनके साथ हैं। मुकाबला तो है, लेकिन फिर भी एनडीए का पलड़ा इसलिए भारी है कि पिछले बार भी वो संतोष कुशवाहा से जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी है। सवर्ण वर्ग जो है वो उनके साथ मिल गया है, तो एक प्लस पॉइंट हुआ है। वहाँ पे राजपूत, ब्राह्मण वहाँ बड़ी संख्या में आपको बता रहे हैं। तो भाजपा के जो कैडर वोटर हैं वो निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा को वोट करने जा रहे हैं, तो उनका पलड़ा भारी है। लेकिन मुकाबला जो है इन दोनों के बीच में ही है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। राजनीति में पल पल में सारी स्थितियां और गणित गुना भाग बदलता रहता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है तो ये तो तय है कि ठीक है, पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ, ये तो सभी लोगों ने देखा। तो पप्पू यादव उसके बावजूद भी उस रेस में हैं और वहाँ पे बने हुए हैं और लगातार टक्कर दे रहे हैं, ये बात तो तय है। अगर दूसरे नंबर पर पप्पू यादव होते हैं, जो रिजल्ट आता है, तो फिर तेजस्वी सोचें जी, ये बात तो तय है ना। तेजस्वी या लालू प्रसाद जो जिस तरह की सियासत उन्होंने की, तो जनता तो वहाँ खारिज कर देगी ना अगर रिजल्ट अगर इनके विरुद्ध में आया। अगर तीसरे नंबर पर आरजेडी के कैंडिडेट अगर वहाँ होते हैं तो संतोष कुशवाहा का रास्ता क्लियर है। हाँ, अभी तक की जो स्थिति है जो स्पष्ट दिख रही है, लोग उनके साथ हैं। अब प्लस आप देखिए, जब से एनडीए की सरकार आई है, अब जब आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो दौर भी पूर्णिया की जनता ने देखा है, जहां पर हर हफ्ते में बंद, तालाबंदी, हर हफ्ते में बाजार बंद हो गया जी। और मैं आपको यही पप्पू यादव ही सांसद हुआ करते थे ना, किसी से छुपा हुआ है क्या? ये बात सही बात है, सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है भैया। आप उस जमाने में आप जाइए ना, पूर्णिया मधेपुरा के आसपास का इलाका में क्या हुआ करता था, तो वहाँ जो बिजनेसमैन है, मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव को वोट करेगा, क्योंकि फिर वही गुंडागर्दी, वही आतंक, कौन ऐसा झेलना चाहेगा। तो कम से कम जब से सरकार बदली है तो पूर्णिया में
अब मुझे नहीं लगता है कि महीना क्या 6-6 साल भर तक बंदी नहीं, कोई बाज़ार बंद नहीं होता है। और पहले क्या होता था, हफ्ते में बाज़ार बंद हो जाया करता था, जब इच्छा बंद करो जी। ये उगाही, चंदा, धंधा दुनिया भर होता था। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पप्पू यादव हारते हैं तो कुल मिला के ये उनका जो अतीत जो है उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ रहा है और इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। फिलहाल संतोष कुशवाहा का तो नंबर 1 पर तो हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, फिलहाल जो मामला अभी है, संतोष कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका रास्ता क्लियर है, वो निकलते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।